चलो तो रे ऑप्टिक्स चालू करें। 4 इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स इसमें, 4 इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट है ना प्रोफाइल्स तुम्हें बताऊंगा, जिसमें से ज़्यादा सवाल आते हैं। ये चैप्टर सबसे बड़ा है, लेकिन जेई मेन का पिछले 5 साल का एनालिसिस के बेसिस पे अपन ये काम करने वाले हैं। 20, 21, 22, 23, 24 इन 5 साल की पूरी शिफ्ट्स, जो 100 शिफ्ट्स हुई हैं, इनमें लगभग 80 से जो 100 शिफ्ट्स हुई हैं उनका पूरा एनालिसिस करके, ठीक है ना। चलो तो यार रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं, और इसको अपन बच्चों, इसको अपन टाइम देख लेना, इसको अपन 1.5 घंटे में पूरा खत्म कर लेंगे। कितने घंटे में? 1.5 घंटे में पूरा खत्म कर लेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। डन है? 1.5 घंटे 90 मिनट, 70 मिनट नहीं 90 मिनट है ये। 90 मिनट में पूरा रे ऑप्टिक्स। इसके बाद तुम्हें एग्जाम तक भी इसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लेना, तुम्हारा फाइनल रिवीजन हो रहा है रे ऑप्टिक्स का अब, ठीक है ना। चलो चलो अब देखो भाई, प्लेन मिरर जो होता है ना, प्लेन मिरर से अब रेयरली सवाल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स में नहीं आता है। हिस्ट्री के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। प्लेन मिरर तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उतनी दूर पर बनती है, उतनी ही हाइट की बनती है, HO बराबर HI, इरेक्ट बनती है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है। ये बचपन से 9वीं क्लास से रट्टा मारते आ रहे हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है पूछा जाता है। एक सवाल जो पहले पूछा जाता था उसको याद रख लो बस। अभी एक आदमी को अपनी इमेज देखने के लिए मिनिमम मिरर h/2 चाहिए होता है। अगर ये 100 सेंटीमीटर का आदमी है तो 50 सेंटीमीटर के मिरर में ये अपनी पूरी इमेज देख सकता है h/2 में। ये पहले पूछा जाता था, आजकल कम आ रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें क्वेश्चन यहां के यहीं करवा दिया। h/2, अगर ये h हाइट का है तो h/2 का मिनिमम मिरर चाहिए, मिनिमम। इतने में ये अपनी पूरी सर से लेके पैर तक पूरी इमेज अपनी देख लेगा, ठीक है। अब एक जो आता है इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब देखो इसमें टू मिरर प्रॉब्लम, मिरर एट एन एंगल, यार वो पूछा ही नहीं गया बहुत साल से। उसके फॉर्मूले हैं वो पढ़ लेना, मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो 360/θ, अगर n इंटीजर होगा n ऑड होगा, मैं उसको स्किप मार रहा हूं, बोल के ही मार रहा हूं, क्योंकि रे ऑप्टिक्स सबसे बड़ा चैप्टर है। हमें अभी वो पढ़ना है लास्ट मोमेंट पे जिसमें से आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो यार लास्ट 5 साल में बहुत ही कम आया है, इसलिए बोल के स्किप कर रहा हूं भाई। इसमें कर्व्ड मिरर, फिर लेंस, फिर प्रिज्म, और उनमें मल्टीपल प्रोफाइल्स, रिफ्रैक्शन, TIR, डेविएशन, कितना कुछ है यार, इसलिए बोल के छोड़ रहा हूं। बोलो ठीक है ना, बुरा तो नहीं मानोगे ना? और मान जाओ तो मान लो यार, जो जिसको मानना है, जैसे तुम नहीं मानोगे, इंटेलिजेंट हो यार, बिल्कुल ठीक है, ये सही है। ओके लिख के बता दो ये चैट में एक बार, ओके सर, ताकि मेरे मन में भी गिल्ट नहीं रहेगी यार। पर यार मुझे तुम्हारा टाइम बचाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा था, बस मैंने वही चीज छोड़ी, आ ही नहीं रही यार, आ ही नहीं रही। मतलब अब कई बार अब ऐसा सवाल भी आता है, वो ऐसा जो है कि यार मतलब बहुत रेयरली आता है, वो तुम कर लोगे, वो कि 2 मिरर रखे हुए हैं, है ना, किसकी इमेज कितनी कितनी दूरी पर बनेगी। भाई ये ऑब्जेक्ट यहां से 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यहां से 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है ना। अब ये मिरर नंबर 1 है, ये मिरर नंबर 2 है, तो इसमें क्रॉस मेथड होता है। क्रॉस मेथड से तुम बता सकते हो इसकी इमेज 1 दूरी पर, फिर इसकी 2 पर, फिर इसकी कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी। फटाफट से वो बता देता हूं, मतलब कोई वैसे बड़ी बात नहीं। क्रॉस मेथड में सुन लेना, आ ही नहीं रहा यार, पर मैं थोड़ा सा मतलब ठीक है, चलो लास्ट में बता दूंगा यार, टाइम बचेगा ना तो लास्ट में बता दूंगा, अभी नहीं यार, सही बात है। वो फालतू में अपन जो 4 इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स हैं उसको छोड़कर फिर इधर उलझ जाएंगे अभी, है ना, ठीक है ना। अब देखो, अब वेलोसिटी ऑफ इमेज भी देख लेते हैं। मैंने दोनों कंपोनेंट एक साथ ले लिए, एक कंपोनेंट मिरर के पैरेलल, एक कंपोनेंट मिरर के परपेंडिकुलर। तो जैसे 10 का कंपोनेंट करेंगे तो ये 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और ये 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो मिरर के रेस्पेक्ट में मतलब मिरर के अलोंग की वेलोसिटी इमेज की उतनी ही रहती है, उसी डायरेक्शन में रहती है। मिरर के मूवमेंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका, मिरर के मूवमेंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वाली वेलोसिटी का मिरर के मूवमेंट से फर्क पड़ता है, इस वाली वेलोसिटी का मिरर के मूवमेंट से फर्क पड़ता है। इस पे भी बहुत कम सवाल आते हैं, बहुत कम शिफ्ट में आते हैं, पर फिर भी एक बार सुन लो,
ठीक है ना, अपन कुछ छोड़ेंगे नहीं। 8 से चल रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में 8 से चलेगी। ये विद रेस्पेक्ट टू मिरर है, विद रेस्पेक्ट टू मिरर है, तो पहले मिरर को स्टॉप कर लेना। तो देखो फॉर्मूले में विद रेस्पेक्ट टू मिरर है, विद रेस्पेक्ट टू मिरर है, तो ये भी 8, तो 6 और 8 का 10 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है प्लेन मिरर, इसमें इससे ज्यादा तुम्हें लफड़ा करने की जरूरत भी नहीं है, और सवाल आएंगे तो तुम कर लोगे। अब अपन आते हैं कर्व्ड मिरर पे। तो भाई कर्व्ड मिरर पे, कर्व्ड मिरर पे, कर्व्ड मिरर पे, कर्व्ड मिरर पे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, दो टाइप के मिरर हमारे सिलेबस में है। ठीक है ना, ये कॉनकेव मिरर है, गुफा इधर बन रही है, फोकस इंफिनिटी से जो रेज आती है वो फोकस में मिलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस कर लेती है बात। इमेज बनाना तुम्हें आता है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ, सी और पी के बीच में होता है एफ, थोड़ा वार्म अप कर लो इसमें, सी और पी के बीच में होता है एफ, सी और पी के बीच में होता है एफ, तो ये फोकल लेंथ एफ, ये फोकल लेंथ एफ, और ये टोटल मिला के आर। तो पहले जमाने में 2020 में और 21 में इसमें से सवाल आए थे, लेकिन उसके बाद इसमें से सवाल नहीं आए हैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे, इनडायरेक्टली यूज कराते हैं इसका। अब पहले डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी आए थे पर इनडायरेक्टली यूज कराते हैं, इसलिए मैं इसको प्रोफाइल वाइज इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कर रहा हूं। एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू, सब साथ में है क्या, एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। अब जो पहली इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, पहली इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, मतलब थोड़ी कम है पर इंपॉर्टेंट है, वो है मिरर फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। मिरर इक्वेशन लगा के तुमसे डिफरेंट चीजें पूछ लेंगे। कर्व्ड में पूछते हैं, प्लेन मिरर में रेयरली पूछते हैं। तो भैया 1/v + 1/u = 1/f, v, u और f कोऑर्डिनेट्स हैं, इसकी तुम बचपन से बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो, है ना, मतलब प्रैक्टिस कर चुके हैं। v, u और f कोऑर्डिनेट से ध्यान रखना। साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं फटाफट से। भाई जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जाती है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, वो डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं पोल को ओरिजिन लेते हुए, तो पोल को ओरिजिन लेते हैं पहला पॉइंट। इंसिडेंट लाइट अगर राइट में जा रही है तो पोल के राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव कोऑर्डिनेट माना जाएगा। तो भाई राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव कोऑर्डिनेट हो गया। तो u, v और f तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। सब मेरे साथ हैं क्या, यहां तक सब क्लियर है? सर क्लियर है ना, रिवाइज करते जाते हैं। तो 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + 1/u = 1/f। अभी के अभी याद कर लो, मिरर में प्लस आता है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसी प्रोफाइल का पार्ट है मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। एक और होता है लॉन्गिट्यूडनल, पर वो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट हो गया है अभी। ट्रांसवर्स इंपॉर्टेंट है, ये उसी प्रोफाइल के तहत चल रहा है। तो भाई HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी साइन के साथ रखते हैं, ये भी साइन के साथ रखे जाते हैं। एक साइड को ऊपर को पॉजिटिव ले लिया करो तो नीचे अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो इन्वर्टेड इमेज में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, HI/HO, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। मिरर के केस में ये फॉर्मूला याद रखना है, मैग्निफिकेशन -v/u दैट इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, -v/u दैट इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। ठीक है, -v/u याद रखना इसमें, f अपॉन f माइनस u, -v/u f अपॉन f माइनस u। अब जो मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोला है, ये चार में से सबसे कम इंपॉर्टेंट है पर बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें सिंपल क्वेश्चन आते थे, पर आजकल थोड़े से इसमें कैलकुलेशन के सवाल आ रहे हैं। पिछले साल के एक्सपीरियंस से देखें तो थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। तो एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन में देना चाहूंगा, अगर आप सवाल में उलझ गए, अगर आप सवाल में उलझ गए, ट्रैप क्वेश्चन अगर आपके लिए बन गया, तो अगर आपने ध्यान से सुनना, इस वाले प्रोफाइल में अगर आपको जेई मेन लेवल पे, मेन की बात कर रहा हूं, सिर्फ एडवांस की नहीं कर रहा हूं, एडवांस की तो जेई मेन के बाद में करेंगे अपन बात, जेई मेन 1 के बाद में। तो भाई 10 मिनट से ज़्यादा अगर टाइम लग रहा हो पेपर में, तो वहां पर हार्ड स्टॉप लगा देना। ये एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता देता हूं अभी। हार्ड स्टॉप का मतलब है आपको लग रहा हो आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। अबे अगर आना होता ना
तो 10 मिनट बहुत होते हैं जेईई मेन में आने के लिए। 10 मिनट में भी नहीं हुई ना तो ये वही है इन्फिनिटी की तरह से आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। तो कितना ही 14 फरवरी इंतजार कर ले, तेरा जन्म बीत जाएगा लेकिन वो नहीं आएगी भैया। तो 10 मिनट बाद हार्ड स्टॉप लगाओ और उस क्वेश्चन को छोड़ दो राउंड 2 के लिए। जनरली रे ऑप्टिक्स में बच्चे कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं और उनको लगता है आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आता नहीं है वो। समझ में आई क्या बात सबको? ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहना, कुछ सवाल टफ बन जाते हैं थोड़े थोड़े से कभी कभार। ठीक है, चलो अब इसमें सिंपल सवाल एक प्रैक्टिस कर लो जस्ट। ये हमने कॉनकेव मिरर लिया है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फोकल लेंथ भी दे देंगे आपको। फोकल लेंथ मान लो इसकी है 30 या फोकल लेंथ है 20, ये f और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, फोकल लेंथ है 20। तो अगर मान लो मैंने 30 पर c और f के बीच में रखा ऑब्जेक्ट, तो इमेज उसकी c के पीछे बनेगी। एक रे डायग्राम देख लो हाथ चलने के लिए, बस ये यहाँ से यूं रे गई और एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी, ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बन गया। ये एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी, ठीक है यार, ये इधर से पास कर दो, मिरर बड़ा कर लो, तो ये यूं जाकर यूं आ जाएगी और ये यहाँ पर बन जाएगी बियॉन्ड सी। ये सब तुम निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये 30 पर ऑब्जेक्ट रख लिया हमने, 30 पर है ना, इस एक सैंपल केस देख लो तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा 30 पर है। साइन कन्वेंशन, पोल ले लिया, ओरिजिन, राइट साइड इंसिडेंट राइट में जा रही है, तो ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव। इसका फोकल इधर है तो इसकी एफ हो जाएगी -20, यू लेफ्ट में है तो -30। अब तुम्हें वी निकालना है, तो बस हाथ चलाने के लिए सिंपल सा केस ले रहा हूं। इसमें जब वैल्यूज पुट कर दोगे, इसको वैल्यू पुट कर दोगे -30, इसकी वैल्यू -20, तो तुम्हारे पास में v निकल के आ जाएगा -60। -60 क्या बता रहा है? लेफ्ट में इमेज बनी है, लेफ्ट में इमेज बनी है मतलब रेज एक्चुअली में मिली है, रेज एक्चुअली में मिली है, तो माइनस साइन बताएगा रियल इमेज बनी है। वार्म अप कर लो थोड़ा सा बस, ठीक है ना, माइनस साइन बता रहा है रियल इमेज बनी है। मैग्निफिकेशन निकालना होगा, इसमें मैग्निफिकेशन निकालना होगा -v/u से निकाल लो, तो -60 बाय -30 दैट इज -2। माइनस का मतलब इन्वर्टेड, और 2 का मतलब इनलार्ज्ड, 2 का मतलब इनलार्ज, डबल साइज की बनी है, और माइनस का मतलब इन्वर्टेड। हो गया। अब ये वार्म अप था भाई, ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल है। ऐसे सवाल तुम्हें हलवा मिल गए तो तुम्हारी शिफ्ट बहुत आसान आएगी। अगर फिजिक्स में मान लो तो ऐसा हलवा सवाल मिल जाएगा। ये वार्म अप था। एक्चुअल सवाल देखते हैं अब, देखो कैसे आते हैं इसके, है ना। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में भी कुछ इस तरह से आते हैं। ये 2024 का, अभी ये 2024 का PYQ है ना। इसी तरीके से सवाल अभी आने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो, हो सकता है तुम इसमें अटक जाओ, पर पहले वार्म अप हो गया है ना। मैंने तुम्हें कॉनकेव मिरर का करवा दिया, ये कॉन्वेक्स मिरर का, इसको अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं मिलके। क्या बोल रहा है? एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। डायग्राम जरूर बना लेना। तो भैया ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया जिसका R है 30, R बराबर 30 है, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? 15, R/2 से। इसमें फोकस इसका इधर रहेगा, इसका फोकस यहाँ पर रहता है, तो ये +15। हम यहाँ से रेज भेजने वाले हैं, +15 होगा ये, है ना। अब क्या कह रहा है? ये ऐसी इमेज बना रहा है दैट इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की साइज की आधी है वो। कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है, तो ये हाफ साइज है। अब कैसे करेंगे? इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, u पूछ रहा है बेसिकली, तो मुझे m मुझे इसमें अब अपनी नॉलेज यूज करनी पड़ेगी। देखो m हाफ है सॉरी, m हाफ है, पर प्लस हाफ है कि माइनस हाफ है हमें नहीं पता। कॉन्वेक्स मिरर की नॉलेज यूज करी हमने, करके पता करा है प्लस हाफ आई है भाई, तो m हो गई +1/2। अब बताओ मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? अब तुम्हें सही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए। v का मत लगाना, हमें f गिवन है और u पूछ रहा है,
एफ और यू में भी तो एक फॉर्मूला होता है, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, एफ अपॉन एफ माइनस यू लगा देना, एफ अपॉन एफ माइनस यू लगा देना, एफ की वैल्यू +15 पुट करोगे, यू तुम्हारे पास में अपने आप -15 आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगी 15, सॉल्व करने के बाद ऑन सॉल्विंग अपने आप आ जाएगा ये 15। अब एक छोटी सी बात सुनो, अब देखो, अब मैं यहां पर 7, वेरी गुड बच्चों, सबका आ गया 15, बहुत बढ़िया। ये इस टाइप के सवाल आएंगे, इस टाइप के सवाल आएंगे, इसको थोड़ा सा टफ और बना देते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस देते हैं v+u मॉड में, मतलब या v-u, जो भी सिचुएशन के हिसाब से होता है, वो सवाल टफ हो जाते हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी बात सुनो, देखो अब मैं सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं, 70-30 रूल पे। लास्ट के दिनों में बच्चों ये स्ट्रेटेजी बहुत हेल्पफुल होती है, अभी तुम लोग PYQs ही प्रैक्टिस करो, उसके अलावा कुछ मत करो। 70-30 जो रूल है, अभी सेकंड स्ट्रेटेजी यहां पर बता देता हूं, जो अपन फॉलो भी करने वाले हैं। 70-30 रूल, नो ट्रैप्स, इसी का पार्ट है ये। अब जो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना इन लास्ट के दिनों में, अब कोई भी ऐसा सवाल मत करना जो तुम्हें नहीं हो रहा हो, छोड़ देना उसको, लिटरली बता रहा हूं, उसको छोड़ देना और उसका सॉल्यूशन देख लेना। मान लो तुमने कोई PYQ उठाया, कुछ ट्रैप PYQs भी होंगे, तुम्हें भी तुम्हारे शिफ्ट में मिलेंगे, एग्जाम में भी ट्रैप PYQs को पहले राउंड में छोड़ देना, मत फंसना उसमें, सेकंड राउंड के लिए छोड़ देना उनको। और प्रैक्टिस के दौरान पे भी तुम्हें लग रहा है यार 10 मिनट से मैं बैठा हूं, आंसर नहीं आ रहा, बंद करो उस सवाल को, तुरंत सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ो। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, 70-30 रूल। लास्ट मोमेंट पे हमें टाइम और ब्रेन पावर दोनों बचानी है, तो तुम 70% क्वेश्चंस में डोंट डू कैलकुलेशन, इसमें पूरा एंड तक मत जाओ। अब मान लो तुम सेलेक्टेड PYQ सॉल्व कर रहे हो, तुमको सारे चैप्टर के सेलेक्टेड PYQs फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, 20 PYQ है राउंड 1 में, मान लो 20 में से अब 10 से 12 PYQs या 14 तक PYQs तुम पूरे सॉल्व मत करो, तुम इक्वेशन लिखो जैसे मैंने इसमें लिखी, ½ = f अपॉन f माइनस यू, और यहां पर सवाल को छोड़ दो, सॉल्यूशन देखो और चेक करो आंसर कितना आ रहा है। कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। तो भाई कैलकुलेशंस नहीं करेंगे हम इसमें। तुम कैलकुलेशन करके क्या रिवाइज कर रहे हो, वैसे भी सोचो, हमें लगता है पूरे आंसर तक पहुंचे, तुम कैलकुलेशन करके क्या रिवाइज कर रहे हो, कुछ नहीं यार। तुम 2 × 3 6 अब तो रिवाइज करोगे, बचपन से पढ़ रहे हो वो तो भाई, इसमें तुमने क्या उखाड़ लिया रिवाइज करके। ठीक है, तुम्हें पता था कोऑर्डिनेट डालना है, u -15 आ गया तो 15 डिस्टेंस हो गई, अब तुमने इसको सॉल्व करके क्या उखाड़ा, कुछ नहीं उखाड़ा, लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं उखाड़ा, अपना ब्रेन पावर और टाइम दोनों खर्च किया है। लेकिन 30% क्वेश्चंस में सिर्फ 30% क्वेश्चंस में गो टिल आंसर तक 30% में जाओ, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहे कि तुम आंसर तक पहुंच रहे हो। ठीक है, अब जो तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें तो तुम पूरा सॉल्व वैसे भी कर रहे हो। ये जो मैं बात बता रहा हूं प्रैक्टिस के दौरान बता रहा हूं, प्रैक्टिस के दौरान, तो प्रैक्टिस के दौरान 70-30 रूल फॉलो करना है। अपन भी आज 70-30 रूल कोशिश करते हैं फॉलो करने की, नहीं तो मैं तो कोशिश करके ले जाऊंगा तुम्हें एंड तक आंसर, पर तुम कैलकुलेशन में अपना टाइम और ब्रेन पावर वेस्ट मत करना। समझ गए क्या? ठीक है, तो अब से किस किस को स्ट्रैटेजी समझ में आ गई? बहुत पावरफुल है, तुम इससे ज़्यादा क्वेश्चंस रिवाइज कर पाओगे। क्वेश्चन देखा, इक्वेशन लिखी, सॉल्यूशन खोला, मैच करी, हाँ भाई सेम आंसर पहुंच जाएगा। ठीक है, वेरी पावरफुल। ठीक है, चलो अब ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयर सवाल आया लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का,
मैंने किसी ऑब्जेक्ट को लेटा के रख दिया, उसकी इमेज भी लेटी हुई बनेगी, खड़े की खड़ी बनती है, लेटी की लेटी बनती है। तो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ अपॉन लेंथ होता है, लेंथ अपॉन लेंथ होता है। तो इसमें लंबे ऑब्जेक्ट्स के लिए 2 बार सॉल्व करना पड़ता है। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं आया इतने साल से, इस साल पूछ रहे तो अलग बात है, लेकिन आया ही नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट प्रोफाइल मार्क नहीं कर रहा हूं। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हो जाता है। ये छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए डेरिवेशन हम स्किप कर रहे हैं, -m², जहां पर जो m है, m जो है वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, -v/u है m, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है m, तो लॉन्गिट्यूडनल -m² हो जाता है। बस फॉर्मूला याद रख लो, बस फॉर्मूला याद रख लो, फॉर्मूला याद रख लो, फॉर्मूला याद रख लो, है ना। अब इमेज की वेलोसिटी भी यही सेम फॉर्मूला फॉलो करती है। इमेज की वेलोसिटी अपॉन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी -m² होती है। माइनस का मतलब क्या होता है, मिरर में ऑब्जेक्ट जिधर भागेगा इमेज उधर भागेगी नहीं, उसके अपोजिट भागेगी। माइनस साइन बता रहा है इमेज उसके अपोजिट भागेगी। 2021 में इस पे कुछ एक सवाल आए थे, उसके बाद दिखते ही नहीं इस पे सवाल। एडवांस में अपन इसको जरूर करेंगे अच्छे से, लेकिन जेईई मेन में इस पे से नहीं आया, तो इस पे टाइम खराब मत करना ज्यादा। तुम्हारा वीक होना तो लोड मत लेना, सवाल दिखे ही नहीं इस पे पिछले 5 साल में, बहुत रेयर ऑफ द रेयर। तो छोटा m निकाल लेना, तुमको ये u गिवन होगा, तो उससे तुम f अपॉन f माइनस u से m आ जाएगा। m की वैल्यू f अपॉन f माइनस u से निकाल लेना, m² कर देना, और ये रेशो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो m की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2 आ गई या -2 आ गई, चलो m की वैल्यू एग्जाम्पल, तो इमेज की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, vi इज इक्वल टू -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, 4 × 5 20 मीटर पर सेकेंड से ये इमेज पीछे भाग रही होगी। मैंने हाथों हाथ तुम्हें रिवाइज करवा दिया। m निकाल लेना उस लोकेशन पे और m² कर देना, उससे ये पीछे भाग रही होगी। ठीक है, कुछ पहले एक आध सवाल ऐसे आया था, छोटा स्क्वायर रख दिया तो उसकी इमेज का एरिया क्या होगा, तो इधर वाली लेंथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इधर वाली लेंथ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। एडवांस लेवल पे आता है ये, ठीक है, पर मेन में टेंशन मत लो। अब जो आता है भाई साहब, अब इसमें से बहुत सवाल आते हैं, है ना। तो रिफ्लेक्शन इज डन मोस्टली, रिफ्लेक्शन में से 25 से 30% सवाल आते हैं, इसलिए उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल थी, बाकी 3 इंपॉर्टेंट प्रोफाइल रिफ्रैक्शन में से है। अब 3 इसमें से आएंगे, मैं मार करा दूंगा, अभी रुको तुम। अब देखो, अब रिफ्रैक्शन में, रिफ्लेक्शन तो ठीक है हो गया, अब रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाती है, अब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है तो बेंड अवे या टूवर्ड्स दी नॉर्मल होती है। रिफ्लेक्शन में तो सेम मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्शन में दूसरे मीडियम में जाती है। अगर ऑप्टिकली डेंसर हुआ, ऑप्टिकली डेंसर मतलब जिसका म्यू ज़्यादा है, ये म्यू की वैल्यू याद कर लेना, वैक्यूम का 1, एयर का अप्रॉक्सीमेटली 1, वाटर का 4/3, ग्लास का 3/2। वैसे तो देते हैं, पर नहीं दें तो ये इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। तो भाई डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर मीडियम में अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, ये बचपन से पता है हमें ये बात। अब हमें इसमें एक बात सीखनी है, ये होती है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ी सी फील भी दे देता हूँ यहाँ पर, मान लो कोई सा मीडियम है, ये एयर है, इसको वैक्यूम के बराबर μ1 ही ले लेना। यहाँ पर एक ऐसा मीडियम है, इसका μ2 है, इसका μ2 है। जैसे कुंभ में भीड़ हो जाती है तो वहाँ तुम दौड़ लगाओ और एक खुले मैदान में दौड़ लगाओ, तो जब भीड़ ज़्यादा होगी तो तुम दौड़ कम लगा पाओगे। लाइट के लिए भी ऐसा ही होता है, पता है, लाइट के लिए ऑप्टिकली भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये, तो वो c/2 से ट्रैवल करेगी। तो स्पीड लाइट की हर मीडियम में अलग अलग होती है, स्पीड लाइट की हर मीडियम में अलग अलग होती है, समझ गए क्या। तो यहाँ पर मान लो c थी तो यहाँ पर v हो गई, या चलो यहाँ पर अपन सिंपल ऐसा ले लें,
यहाँ पर V1 थी, यहाँ पर V2 हो गई, तो भाई C बाय म्यू हो जाती है किसी भी मीडियम में, C बाय म्यू। तो अगर मैं दो मीडियम ले लूं, अगर मैं अब दो मीडियम जनरल मीडियम ले लेता हूं, एयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, यहाँ पर μ1 और यहाँ पर μ2 ले लिया, इस पे कभी कभी बचपन में सवाल आ जाते थे, रिसेंट ईयर में नहीं आए हैं, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में मार्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन चांसेस हैं। तो ये जो दो फॉर्मूले में लिखा रहा हूं, तो V1 बाय V2 अगर ऐसा मामला है तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू म्यू हो जाता है, वो स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू हो जाती है। बच्चे यही फॉर्मूला भूल जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं, 4 नंबर की बलि चढ़ जाती है। तो जेईई मेन का खेल लास्ट तक फॉर्मूले याद करने का है बस, बाकी हिसाब चुट्टा एडवांस कर ही लेगा डिफिकल्टी लेवल का, तो है ना। तो ठीक है, V1 बाई V2 इज μ2 बाई μ1। अब एक चीज और देख लो, पहले आता था सवाल ऐसा, इसमें वेवलेंथ लाइट की, लाइट इज अ वेव, λ1 है, इसमें λ2 है मान लो, है ना, इसमें वेवलेंथ है λ1, इसमें λ2 वेवलेंथ है। अब एक चीज नोट करना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, एफ डू नॉट चेंज, एफ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। याद करने का तरीका बताता हूं, देखो तुम्हें हंसी आएगी, बढ़िया है, वहां भी हंसी आ जाए। एफ फॉर फादर, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। कोई आदमी लंदन से जर्मनी में चला गया, अबे तो पिताजी तो नहीं चेंज हो जाएंगे, लंदन में था तो पिताजी वही थे, जर्मनी में गया तो भी पिताजी वही हैं। भैया पिताजी एक बार डिसाइड हो गए तो एफ फॉर फादर, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, चेंज नहीं होगी। तो यहां पर लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ, यहां पर भी एफ। अब V बराबर एफ लैम्डा होता है, अब V बराबर एफ लैम्डा होता है, V बराबर एफ लैम्डा होता है। अब आया मजा बच्चों को, सर अरे सर क्या बात बोलिए, जिंदगी भर याद रहेगा। अपने बच्चों को ही बताना, फादर डू नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। अब देखो V बराबर एफ लैम्डा है, तो F तो सेम है, तो बताओ V1 बाय V2 इज इक्वल टू λ1 बाय λ2, V1 बाय V2 इज इक्वल टू λ1 बाय λ2। ठीक है, तो ये सेम चीज लैम्डा का रेशो भी यही रहने वाला है। तो कई बार इसमें सवाल आए तो कर लेना, 4 नंबर जाने नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये उन 4 में नहीं आता, ठीक है ना, पर ये कर लेना, ठीक है ना। अब चलो, अब आ जाते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे। पहला लॉ तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, सर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भूल गए। अबे बचपन से पढ़ता आ रहा है यार, I बराबर R, तीनों एक प्लेन में रहती है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तीनों एक प्लेन में रहती है, नॉर्मल E और ये इंसिडेंट और R। क्या पढ़ाऊँ इसमें मैं अब ये? हाँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ इसमें लगता है स्नेल्स लॉ, μ1 sin I, जिसका म्यू उसका एंगल इक्वल टू जिसका म्यू उसका एंगल। मैं इसको डिवाइड में याद नहीं रखता हूँ, मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, मैं इसको याद रखता हूँ मल्टीप्लिकेशन में। डिवाइड में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ हमेशा, कौन पहले ऊपर कौन नीचे, भाड़ में जाए। जिसका म्यू उसका एंगल, जिसका म्यू उसका एंगल, जिसका म्यू उसका एंगल। बोलो बात समझ में आई क्या? जिसका म्यू उसका एंगल, ठीक है चलो, जिसका म्यू उसका एंगल, जिसका म्यू उसका एंगल। बढ़े आगे, तो भैया जिसका म्यू ज़्यादा होगा तो आर को कम होना पड़ेगा आई से, तभी वो अंदर की तरफ बेंड होगी, ठीक है ना। अब रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल, अर्ली सनराइज, डिलेड सनसेट। एक्चुअल में सनलाइट 2 मिनट पहले आ जाती है, 2 मिनट बाद सूरज डूबता हुआ दिखता है हमको एक्चुअल के रिफ्रैक्शन के चक्कर में। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बचपन में कितना बड़ा झूठ बोला था तुम्हारे साथ में। असली क्या है? रिफ्रैक्शन बिग स्टार। अबे ट्विंकल ट्विंकल स्टार नहीं करता है वो, ठीक है ना। सन थोड़ा सा चपटा हो जाता है, ये पहले आते थे, मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ इसलिए मैंने सारा कंटेंट ले लिया है। वापस एनटीए जाग गया, चलो पहले के गड़े मुर्दे उखाड़ लो, इसलिए है ना, एनसीईआरटी में भी दे रखा है इसलिए मैंने ले लिया। अब आता है भाई साहब, अब रुक जाओ सब जरा, अब शांति रखो। सेकंड इंपॉर्टेंट भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
नहीं भी पढ़ा हो ना तो कुर्सी की पेटी बांध लो, इसको तुम्हें अच्छे से करना है किसी भी हालत में। भाई ये आ गया, ये जेईई मेन का फेवरेट है, और सेम सवाल इतनी बार रिपीट हुआ, मैं ही थक गया था देखते देखते। मैंने कहा क्या पागल हो गया है क्या। एक सवाल इसमें ऐसा है जो लगभग हर साल, मतलब दे धमाधम। अब तुम यार सब अब फोकस हो जाओ, अब इसमें मैं रिस्क नहीं ले सकता कोई भी यार। देखो ये मतलब 5 स्टार, फोकस टाइप कर दो फटाफट से, है ना। याद करोगे मेरे को, जब इसमें से 4 नंबर मिल जाएंगे ना तुम्हें, याद करोगे सारांश सर बोल के गए थे, मतलब गए थे, अभी गया नहीं हूँ मैं कहीं पर, सारांश सर ने बोला था कि भाई इसमें सवाल आएगा, और सेम सवाल आ गया, और नाचने लग जाना अंदर ही अंदर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। चलो सब फोकस हो गए, वेरी गुड। अब देखो एक एक करके देखते हैं। ये मैंने एडवांस के हिसाब से फॉर्मूला लिख दिया। मेन में जनरली ऊपर हवा आती है, 99% ऊपर एयर आएगी, ये एयर आएगी, एयर ऊपर एयर आएगी, जिसका म्यू आर मोस्टली 1 होगा। अब भाई साहब पानी में पड़ी हुई चीज हमको ऊपर दिखती है, ये हमने बचपन से रटा हुआ है। पानी के ग्लास में सिक्का डालो हमें ऊपर दिखता है, तो अगर पानी के ग्लास में सिक्का HO हाइट पे है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज HI पर बनेगी। मान लो जैसे ये इसका म्यू है 2, और ऊपर है एयर, तो भैया सिंपल सा रिश्ता होता है HI बराबर HO बाय म्यू। HI बराबर, तुम तो ये याद रख लेना, HI बराबर अगर एयर है म्यू आर, तो HO बराबर HO को डिवाइड कर दो म्यू से। ऊपर दिखती है, सरफेस से ऊपर दिखती है, तो उसको म्यू से डिवाइड कर दो। तो मान लो अगर 100 सेंटीमीटर नीचे रखा हुआ है अगर कोई सिक्का, और यहां पर म्यू 2 है, मान लो पानी नहीं कोई दूसरा लिक्विड है ये, तो तुम्हें 50 पे दिखेगा वो सरफेस से, 50 पे दिखेगा तुम्हें सरफेस से, म्यू से डिवाइड हो जाता है, इतना सा याद रख लेना बस। इसको रिलेटिव म्यू भी कहते हैं, मैं उसमें नहीं घुस रहा था, पर मैं एक बार रिलेटिव टर्म बता देता हूं, इसको रिलेटिव म्यू भी कहते हैं, मतलब म्यू आई बाय रिलेटिव म्यू आई विद रिस्पेक्ट टू आर, मतलब म्यू आई बाय म्यू आर। रिलेटिव म्यू का मतलब होता है, जैसे अगर मैं म्यू 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 बोलूं रिलेटिव म्यू, तो ये म्यू 1 बाय म्यू 2 हो जाता है। ये याद रख लेना, रिलेटिव म्यू की डेफिनेशन होती है ये, ठीक है। तो म्यू आई विद रिस्पेक्ट टू आर, लेकिन एयर होगी तो रिलेटिव लेने का मतलब ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, ठीक है ना। वैक्यूम या एयर म्यू लगभग एक ही बात मान लो, तो भैया वो अपना डिवाइडेड बाय म्यू हो जाता है। आया क्या सबको समझ में। अब दूसरा इंपॉर्टेंट, शिफ्ट कितना होगा, कितना ऊपर सरका, HO माइनस HI शिफ्ट आया, HO माइनस HI का शिफ्ट आया, तो HO अपॉन 1 माइनस 1 बाय म्यू। रिलेटिव को मैंने म्यू लिख दिया, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो शिफ्ट हो जाता है HO अपॉन 1 माइनस 1 बाय म्यू, 1 माइनस 1 बाय म्यू, HO माइनस HI याद नहीं रहे तो HO माइनस HI कर लेना। देखो इतना शिफ्ट हुआ, HO और HI शिफ्ट कितनी हुई, HO माइनस HI, तो HO इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। आया क्या समझ में सबको, आ गई हो सर समझ में, वेरी गुड, है ना। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, देखो इसकी अपन, ठीक है। अब देखो, अब मैं अब जो सवाल आता है ना सबसे ज्यादा, वो 2 लिक्विड का सवाल आता है यार, वो 2 लिक्विड का सवाल आता है वो देखो मैं इसको मेन लेवल पे कराऊंगा, फिर जब तुम जेईई मेन के बाद में मिशन IIT में आओगे तो उसका एडवांस वेरिएंट कराऊंगा फिर, बहुत जबरदस्त। लेकिन अभी जेईई मेन का वेरिएंट करेंगे सिर्फ, है ना। यहाँ आंख रखी हुई है हवा में, एयर में रखी हुई है। अब पूछता है इस ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी पर हमको, यहाँ पर मान लो इमेज दिख रही है यहाँ पर, तो ये HI, तो ये HI जो होता है, अगर अकेला H1 होता तो आंसर आता H1 बाय म्यू 1, अकेला H2 होता तो आंसर आता H2 बाय म्यू 2, ऊपर एयर है क्योंकि दोनों हैं
तो दोनों का असर ये आ जाएगा। इसको याद कर लेना, इस पे से सवाल शायद, अगर एक पर्टिकुलर प्रोफाइल देखें तो इस पे से शायद सबसे ज्यादा बार सवाल आया है। शायद वर्ड इसलिए यूज कर लिया कि यार एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखेंगे, पर तुम इंपॉर्टेंस समझ जाओ। अभी अपन कोई टाइम पास, कोई शायरी बाजी और कुछ नहीं कर रहे हैं, हार्ड कोर फिजिक्स के अंदर घुसे हुए हैं, जो जेईई मेन पूछता है ना। ये सब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। तो h1/μ1 h2/μ2 को ऐड कर दो, h1/μ1 h2/μ2 को ऐड कर दो, h1/μ1 h2/μ2 को ऐड कर दो। अभी के अभी इसमें याद कर लो, हो सकता है तुम्हारी शिफ्ट में ये सवाल इंतजार कर रहा हो। h1/μ1 प्लस h2/μ2, h1/μ1 प्लस h2/μ2। अब देखो, अब इसमें से सवाल करते हैं। देखो अपन अभी ये 2024 में सवाल आया, अपन ने इसरा लैब में जो लेक्चर ना विजुअलाइजेशन के, इस टाइम पर एग्जैक्टली मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सवाल ले रखा है। अब तुम्हें सवाल सॉल्व करने, इसके ध्यान से सवाल पढ़ना। 4 ऑप्शन गिवन है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा अभी के अभी। वेसल ऑफ डेप्थ d इज हाफ फिल्ड विद ऑयल N1 का एंड अदर हाफ विद वाटर ऑफ N2। अपेरेंट डेप्थ ऑफ दिस वेसल व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव। इसकी अपेरेंट डेप्थ कितनी दिख रही है, मतलब नीचे का जो हिस्सा है वो कितना दिख रहा है। तो अब लगाओ फॉर्मूला, डायग्राम बना लेते हैं अपन फटाफट से, रफ डायग्राम। ये d/2 का हो गया, बच्चे गलती कर देते हैं, d लगा देते हैं, d नहीं है, d पूरा वेसल है। d/2 N2 का ऑयल, d/2 N1 का वाटर, d/2 N2 d/2 N1। अब फटाफट से बताओ, 4 नंबर सबके होने चाहिए इसमें से। सर आपने फॉर्मूला बताया था, इमेज की हाइट सरफेस से जो होगी, पहला लिक्विड कितने का है, d/2 का, डिवाइड बाय N2 प्लस d/2 N1। सॉल्व करो फटाफट से, d/2 बाहर निकाल लो, d/2 बाहर निकाल लो, 1/N2 प्लस 1/N1। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब d/2 N1 प्लस N2 अपॉन N1 N2, N1 प्लस N2 अपॉन N1 N2। तो ये हो गया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मत मारना, एग्जाम में भूल जाओगे, तुरंत कैलकुलेट कर लेना, रट्टा मत मारना, रट्टा नहीं मारना, इसलिए मैंने बॉक्स नहीं करा इसको। ये आ गया, सबका आ गया क्या, चलो है ना। चलो अब ये एक और आया, चलो इसको करो। अब मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें, इसमें सबको सही आंसर निकालना है। भर भर के सवाल है इसमें यार, भर भर के, बहुत मेहनत करिए यार इन सबको ढूंढने में, बहुत रात दिन लग जाते हैं यार इतना कंटेंट प्रिपेयर करने में, ढंग का कंटेंट प्रिपेयर करने में। टाइम पास तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। 2h देखो, 2h है, 2h का आधा 2√2 से और आधा √2 से, तो भाई HI बराबर 2h का आधा h है, यहाँ 2h ध्यान रखना, तो h/μ प्लस h/μ2। अब ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका ये 3h/2√2 आंसर आ जाएगा। तो वो ये लिखा हुआ है वो, है ना, ठीक है, शाबाश। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, वो अपने आप आ जाएगा वो, ठीक है, शाबाश। 4th आंसर है। चलो और करो, ये भी 2024 में आया। अब इसको यार, अब इसको है ना, इसको मैं पूरा नहीं करवा रहा, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। देखो ऐसे सवाल मिल जाएंगे, डेटा गंदा है, ये तुम्हारा कैलकुलेशन में टाइम खराब करेगा, ये कैलकुलेशन में टाइम खराब करेगा तुम्हारा। अब 8/5 और 3/2, तो ये 3/2 और ये 8/5, और ये 6 और ये 6, तो 6/3/2 प्लस 6/8/5, α/4, तो अल्फा निकाल लेना, 31 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये सवाल ढंग से पढ़ना, ये भी PYQ है, या लिखना रह गया, ये भी PYQ है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो। अब इसमें तुमसे शिफ्ट पूछ लिया, इसमें तुमसे शिफ्ट पूछ लिया, शिफ्ट देखना, अपेरेंट शिफ्ट पूछा है, इसमें नेट हाइट नहीं पूछी, अपेरेंट शिफ्ट पूछा है इसमें, शिफ्ट। तो H1 होता तो कितना शिफ्ट होता, इतना शिफ्ट होता, H2 होता अकेला तो कितना होता, इतना होता, दोनों है तो प्लस आएगा। तो इसमें तो ट्रिक यूज करो यार, ऑप्शन ट्रिक यूज करो,
ऑप्शन ट्रिक यूज करो, माइनस तो हटा ही दो, माइनस तो हटा ही दो, और μ1 के साथ H2 आ ही नहीं सकता, μ1 और H2 का तो कोई रिश्ता ही नहीं है यार, बचा कौन, C। ठीक है, अब ऐसे सवाल भी आते हैं, कर लोगे, ठीक है, बढ़े आगे, शाबाश, बहुत बढ़िया, मचा रहे हो, शाबाश। अब देखो वेलोसिटी भी इसका सवाल आता नहीं है, इसमें मैं स्टार मार्क नहीं कर रहा हूं, इसमें स्टार मार्क नहीं कर रहा हूं। वेलोसिटी भी सेम रिश्ता फॉलो करती है जो H फॉलो करती है, ये ध्यान रखना बस। वेलोसिटी भी सेम रिश्ता फॉलो करती है जो H फॉलो करती है, बस इतना सा ध्यान रखना। तो कोई मछली अगर नीचे तैर के जा रही है तो ऊपर वाले कबूतर को उसकी इमेज म्यू से डिवाइड होके दिखेगी। तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है, म्यू की वैल्यू 2 है, तो इसकी इमेज नीचे जाएगी 4/2, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड से जाएगी। आई क्या बात समझ में? सिंपल है, कभी आ जाए, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता इसलिए मैंने पूरा कवर कर लिया इसको, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब पैरेलल स्लैब, स्लैब भी सेम फॉर्मूला फॉलो करती है। स्लैब मतलब ग्लास स्लैब हो गई यार, एक ग्लास की स्लैब रख ली हमने, एक यहाँ पर एक ग्लास की स्लैब रख ली, लो ये ग्लास की स्लैब रख ली, पानी के बदले स्लैब आ गई। अब स्लैब में नीचे नीचे पड़ा रहता है ऑब्जेक्ट, इसकी थिकनेस है T, तुम ऊपर से देख रहे हो तो तुम्हें इसकी इमेज दिखेगी यहाँ पर, ये है HI, ये है HO, HO बराबर T है, HO बराबर T है, ऑब्जेक्ट T नीचे रखा हुआ है, तो इसमें HI कितनी आएगी, T/μ, सिंपल, T/μ यार। HO बराबर T है, इसकी थिकनेस है T, ग्लास स्लैब देखिए, मोटा ग्लास, प्रिंसिपल के ऑफिस में गए हो कभी स्कूल में मार खाने तो देखा होगा, वो टेबल के ऊपर एक ग्लास लगा रहता है, ग्लास स्लैब होती है वो, हाँ, तो तुम्हें T/μ दिखेगी, T/μ दिखेगी, पानी जैसा केस है। शिफ्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें, शिफ्ट इंपॉर्टेंट होता है HO माइनस HI, T माइनस T/μ, वही सेम फॉर्मूला है, T कॉमन निकालो, 1 माइनस 1/μ। यहां तक सब मेरे साथ है क्या? तो T 1 माइनस 1/μ, T 1 माइनस 1/μ, T 1 माइनस 1/μ, ठीक है ना, T 1 माइनस 1/μ, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या? अब देखो तो शिफ्ट हो गया T इंटू 1 माइनस 1/μ। एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, जेई मेन में तो बाहर एयर ही पड़ी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कभी मान लो इसको पानी में डाल दिया, किसी मीडियम में डाल दिया, ये म्यू मीडियम में डाल दिया, ये म्यू मीडियम में डाल दिया इसको, और इसका स्लैब का है म्यू एस फॉर स्लैब, तो इस म्यू को रिप्लेस कर देना, इस म्यू को रिप्लेस कर देना म्यू स्लैब विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, रिलेटिव म्यू से रिप्लेस मार देना, रिलेटिव म्यू से, है ना। चलो तो शिफ्ट कितना, H 1 माइनस 1/μ, H 1 माइनस 1/μ। अब इसको ऐसे भी रख दिया, ऐसे भी रख दिया स्लैब को, ऐसे भी खड़ा करके रख दिया स्लैब को, तो जो लाइट रे यहां से जाएगी, जो लाइट रे यहां से जाएगी, ये लाइट रे गई, रे डायग्राम बना लेते हैं, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुई, और सीधी वाली लाइट रे सीधी आंख में चली गई, तो जो इमेज हमको दिखेगी वो यहाँ दिखेगी, यहाँ पर इमेज। ये D2 V2 सब बेकार हो गया, ये D2 सब बेकार है, D1 D2 सब बेकार है, आंख से पूछें तब होता है। तो शिफ्ट इतनी हुई है, शिफ्ट इतनी हुई है, इतनी शिफ्ट हुई है, आई क्या बात समझ में? इतनी शिफ्ट हो जाएगी 1 माइनस 1/μ, 1 माइनस 1/μ, 1 माइनस 1/μ, कैलकुलेशन कर लेना, 1 माइनस 1/μ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो अब एक टफ चीज आती है, 2 बार आई है ये, अप्रैल में 1 बार आई है, जनवरी में 1 बार आई है, सारे शिफ्ट में मिला के एक एक क्वेश्चन, इतनी रिसर्च करिए। देखो अब लाइट रे आई टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट, इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। ये सीधी जा रही होती लेकिन यूं निकल गई, इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। टी मोटी है ये, टी मोटी है ये, तो जो लेटरल शिफ्ट होता है डी, वो कितना आता है उसका फॉर्मूला बता देता हूं। BC, BC निकालना है अपने को, BC AB साइन I माइनस आर, AB का साइन I माइनस आर, और AB कितना है
टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आया है अभी, डायरेक्ट आया ये फॉर्मूला लेटरल शिफ्ट का। 4 ऑप्शन गिवन थे, डायरेक्ट आया है इसमें। ये क्या तुम्हारे बोर्ड के प्रैक्टिकल में भी आता है, ये जो 12th के बच्चे हैं। टी थिकनेस है स्लैब की, साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। इसके पीछे फिजिक्स की फील भी होती है, पर अभी नहीं दे रहा है यार, टाइम लग जाएगा, तो जबरदस्त फील है इस फॉर्मूले में। टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 बार आया है ये, मतलब हर 10 शिफ्ट में से 1 बार आया है ये, 20 शिफ्ट में 2 बार आया है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो चांस कम है, लेकिन अगर तुम्हारी शिफ्ट में फंस गया, इसलिए मैंने बता दिया, बस कभी गलती से ध्यान आ जाए, ऊपर साइन आई माइनस आर था, नीचे कॉस आर था, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपन टी आई आर पे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन टी आई आर पे। अब ध्यान से सुनना, देखो अब टी आई आर पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, 20-21 में तो मचाऊ था एकदम, 24 में इतना नहीं मिला। मैं आगे का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं, देखो 25 का अभी, लेकिन इसको थोड़ी वैल्यू तो अपन देंगे, इसको थोड़ी वैल्यू तो अपन देंगे। मैंने तो बोला 4 इंपॉर्टेंट, 2 मैं बढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, 2 और बच रहे आने। टी आई आर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब 5वें नंबर पे मान लो इसको, 5वें नंबर पे मान लो तुम इसको। अगर मुझे 5 बोलने होते ना इंपॉर्टेंट, तो मैं 5वें नंबर पे इसको ले लेता, पर मैंने 4 का प्रॉमिस किया, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूं, पर 5 में मान लो तुम इसको, समझ गए क्या। चलो अब भाई साहब टी आई आर मतलब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तुमने रे भेजी, सीधी वाली सीधी निकल गई, डेंसर से रेयरर में भेज रहे हो तभी टी आई आर होता है। इधर मुड़ी और एंगल बढ़ाए, इधर मुड़ी, एक एंगल पे 90 डिग्री रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ये एक एंगल पे 90 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल को जिस पे 90 डिग्री हो रहा है, उसे अंग्रेजी में क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, रिवाइज कर लो बस। तो क्रिटिकल एंगल वो होता है जिसपे रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाए। क्रिटिकल एंगल कौन होता है भाई, जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, जिसपे आर 90 डिग्री हो जाएगा, जिसपे आर 90 डिग्री हो जाएगा। आई क्या बात समझ में। उसके बाद रे बाहर निकलना बंद हो जाएगी, उसके बाद में सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद में आई बराबर आर हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो भैया यहां पर स्नेल्स लॉ, यहां तक स्नेल्स लॉ होल्ड करता है, स्नेल्स का लॉ यहां पर होल्ड करता है, यहां पर भी करता है, यहां पर भी करता है। तो स्नेल भाई साहब को अगर हम याद करेंगे, यहां पर ये म्यू2 है, तो म्यू2 साइन थीटा सी, जिसका म्यू उसका एंगल, इज इक्वल टू म्यू1 साइन, जिसका म्यू उसका एंगल, साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, साइन 91 होता है। स्नेल लॉ लगा लेना, स्नेल्स लॉ लगा लेना। तो साइन थीटा सी आ जाएगा, साइन थीटा सी आ जाएगा म्यू1 बाय म्यू2। इसको मैं थोड़ा स्टाइल मार के लिखूंगा, म्यू1 को नीचे ले जाकर, तो 1 अपॉन म्यू2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिलेटिव म्यू, 1 अपॉन रिलेटिव म्यू। और साइन थीटा याद रखना 1 से कम होता है हमेशा, तो कभी भी 1 से ज्यादा आंसर नहीं आना चाहिए तुम्हारा इसमें, 1 से ज्यादा आंसर नहीं आना चाहिए तुम्हारा इसमें। डेंसर से रेयरर जाएगी तो ही टी आई आर होगा, डेंसर से रेयरर जाएगी तो ही टी आई आर होगा, ध्यान रखना, डेंसर से रेयरर जाएगी तभी टी आई आर होगा। तो साइन थीटा सी 1 बाय म्यू, साइन थीटा सी 1 बाय म्यू याद रख लेना, 1 बाय म्यू, 1 बाय म्यू, 1 बाय म्यू, 1 बाय म्यू, ठीक है। अब एक एप्लीकेशन देख लो, फिर एक सवाल कराता हूं टीआईआर पे। ऑप्टिकल फाइबर में टीआईआर होता है, मिराज, ऐसा लगता है पानी है डेजर्ट में, मिराज, लूमिंग, शिप ऊपर दिखती है समुद्र के ऊपर, उसमें टीआईआर होता है। डायमंड और कई प्रिज्म इसमें 90 डिग्री पे ब्लेंड करते हैं, ये एडवांस में ज़्यादा आता है मेन के कंपैरिजन में, तो इन सब में टीआईआर यूज होता है ना। अब एक पीवाईक्यू कर लो, चलो ये अभी लेटेस्ट पीवाईक्यू है।
अब यार इसमें तुम ट्रिक से ऑप्शन तो रिजेक्ट करो। ये बोल रहा है फर्स्ट से सेकंड में जा रही है, फर्स्ट से सेकंड में जा रही है और TIR हो रहा है, तो भैया डेंसर होना चाहिए फर्स्ट मीडियम डेंसर होना चाहिए हमेशा, और सेकंड मीडियम रेयरर होना चाहिए, सेकंड मीडियम रेयरर होना चाहिए। तो पहले वाले का म्यू ज़्यादा होगा, पहले वाले का म्यू ज़्यादा होगा, पहले वाले का म्यू ज़्यादा होगा, तू तो गया, पहले वाले का ज़्यादा होगा, तू तो गया। अब ये दोनों बच गए, अब ये दोनों बच गए। 45 डिग्री, 45 डिग्री में √2 आता है, √2, रोट। लो बेटा, अब हमें लगता है यार, ये बताओ, ये ऐसे भी जेईई मेन पूछता है क्या? पूछ लेना तुम्हारे सामने, गलती मत करना, गलती मत करना। आई क्या बात समझ में? एडवांस के लिए TIR इंपॉर्टेंट है बहुत, एडवांस मारता है इसमें। खतरनाक सवाल, एक झांकी दिखाऊं छोटी सी? सर ऐसा मत करो, आज डायपर पहन के नहीं आए हम, दस्त लग जाएंगे। अभी नहीं लगेंगे, टेंशन मत लो तुम, मतलब इतना भी टफ नहीं है, लेकिन एडवांस में पता है आज मैं वो लेवल ले ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि यार वो एडवांस का लेवल है यार, वो मेन जनरली यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है ना। एक मतलब थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, इतना भी नहीं चाहता हूँ, चलो यार वो नहीं जाता हूँ, चलो ठीक है, वो नहीं जा रहा हूँ यार, चलो ठीक है, थोड़ा कम जा रहा हूँ, चलो थोड़ा कम जाता हूँ, थोड़ा कम जाता हूँ, चलो ठीक है। क्या होता है, ऐसा भी आया था, देखो ये है ना, जेईई मेन के औकात के बाहर है। तो मतलब इसमें क्या होता है, मान लो यहाँ पर एयर है ना, और यहाँ पर मान लो इसका म्यू है 2, ठीक है। अब क्या होता है, रे ऑफ लाइट को तुम्हारी हेल्प करता हूँ मैं यार, तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ वैसे भी मैं यार यहाँ पर। अब रे ऑफ लाइट को यहाँ से घुसाया, अबे पर मेरा वो 90 मिनट का टारगेट हट जाएगा ना यार, वो नालायक तुम्हारे चक्कर में, ये एक्स्ट्रा टाइम है, अब ये एक्स्ट्रा टाइम है अभी। अब देखो ये रेयरर है, एयर है, डेंसर है, तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी यहाँ पर ये, ठीक है। और पता है क्या पूछते हैं, ये आई कितना मैक्सिमम रखें, ये सरफेस 2 है, आई कितना मैक्सिमम रखें, नहीं सॉरी रुको, सोचना पड़ेगा यार, सोचना पड़ेगा। चलो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में तुमसे पूछता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर क्या आएगा, है ना, इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स, दो मिनिमम मैक्सिमम, वो भी कितना, सो दैट TIR एट सरफेस 2 पे TIR हो जाए। सरफेस 2 पे TIR की बात कर रहा है और ये आई पूछ रहा है, कैसा बेशरम आदमी है यार। और एडवांस ने 1 साल गदर मचाने के लिए यहाँ एयर नहीं रखी थी, यहाँ एक दूसरा मीडियम रख दिया था, मतलब घुसते चले जा सकते हैं अपन। एक बच्चा हमारी प्रीति जी बोल रही है, सर ने रॉन्ग कर दिया। मे बी बेटा रॉन्ग नहीं करा है मैंने रॉन्ग नहीं करा है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मिनिमम और मैक्सिमम थोड़ा सा टफ कर दिया है, ये रॉन्ग नहीं है बेटा। चलो मैक्सिमम कितना रख सकते हो कि TIR हो जाए, ठीक है चलो, है ना, छोड़ते हैं इसको। एक झांकी दिखाई है, ये एडवांस है, एडवांस मतलब ये जेईई मेन से जे एडवांस के बीच में कहीं पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ, ठीक है ना। चलो अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था यार, मतलब इसको मैं टफ कैटेगरी में गिनूंगा या मीडियम कैटेगरी में गिनूंगा यार, ये ट्रैप सवाल था। जेईई मेन ने इसको 2 कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए इसमें, चलो 2 कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए अपन, देखो सवालों में अटक गए अभी। चलो ये करो, 2 इज द राइट आंसर भाई, वेरी नाइस, क्या बात है, मचाया फिर तुमने, हटा ही दिया यार, ये बहुत बढ़िया, 2 इज द राइट आंसर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो 2 कैसे आंसर आया इसमें, सर 2 के, अब देखते हैं जरा, देखो एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी है जिसकी थिकनेस गिवन है 4√3, तो भाई साहब T की वैल्यू गिवन है 4√3। चलो अब इसमें बहुत कुछ सॉल्व करा रहा है, देखो हमसे,
आवाज आ रही है ना? हाँ बेटा पिद्दी सवाल, अब लग रहा है पिद्दी, पढ़ लिया ना अपन ने ये। मिस्टर इंसेन सही बोल रहा है, 3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए, 3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए इसमें। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, तो म्यू बराबर √2 गिवन है, म्यू बराबर √2 गिवन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना है जो कि क्रिटिकल एंगल के बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है इस केस में। तो आई बराबर इसने इनडायरेक्टली थीटा सी के बराबर दे दिया। अब थीटा सी कैसे निकालें? साइन थीटा सी होता है, साइन थीटा सी होता है 1/μ, दैट इज 1/√2। तो थीटा सी कितना आ गया भाई साहब? 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो आई बराबर में 45 आ गया। यार बड़ा सवाल है भाई, इसको राउंड 2 के लिए छोड़ देना चाहिए अगर कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है तो। पढ़ना भी है, सब काम करना है। अब आर तो पता ही नहीं हमको, और इस साइन 15 डिग्री की वैल्यू दे रखी है बावड़े ने। अब आर कैसे लाऊं भाई मैं? तो पहले तो स्नेल लॉ लगाना पड़ेगा आर निकालने के लिए। भाई डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला टी अपॉन साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। सर ये डिफिकल्ट सवाल तो लिया ही मत करो सर आप यार, बिल्कुल सर ये है ना। तो भाई कैसे हो गया ये? तो मतलब सर अब आर कैसे निकालूं? अब स्नेल्स लॉ लगाओ। अब पहले तो स्नेल्स लॉ लगाओ, पहले तो स्नेल्स लॉ लगाओ। 45 पे आई लाइट, 45 पे आई लाइट, ये √2 है, ये 1 है यहाँ पर म्यू। तो यहाँ आर कितना होगा वो निकालो पहले तो 1 साइन 45 इज इक्वल टू √2 साइन आर। ये बड़ा सवाल है इसलिए डिफिकल्ट है, ये बड़ा सवाल है बच्चों। ये तुम्हें कई बच्चों का आंसर आया, कई का नहीं आया, क्योंकि बड़ा सवाल है एक्चुअली में ये। तो अब आर के 1/√2 इंटू ये नीचे आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू साइन आर, दैट इम्प्लाइज आर बराबर 30 डिग्री। ओ माई गॉड। अब यहाँ पर डालेंगे सारी वैल्यूज, आर बराबर 30, और अब आंसर आ जाएगा डी का 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन नहीं करेंगे, टी पता है, आई पता है, आर पता है, आर पता है, कर लोगे क्या? तो ऐसे जेईई मेन की कभी सटक लेती है ना। पर मैं फिर बोल रहा हूं, देखो रे ऑप्टिक्स में ऐसे सिर्फ 15% सवाल आएंगे, 15 से 20% बस। 80% इजी या मीडियम लेवल के आएंगे। और ये भी 20 शिफ्ट में से एक सवाल आया है सिर्फ ऐसा, वो भी मैंने तुम्हें फ्लेवर दिखा दिया। मैंने क्या बोला यार, अपन कुछ छोड़ेंगे नहीं ऐसे मार में, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारे फ्लेवर्स बता दूंगा। तो अगर तुम वो बदनसीब थे जिसका रे ऑप्टिक्स में ये सवाल आ गया था और जिसका नहीं हुआ, इसका मतलब तुम अपनी सहेली की शक्ल देख गए थे, मेरी शक्ल देख के जाओगे तो सवाल नहीं आएगा। चलो अब तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल आने वाला है प्रिज्म के अंदर। अब हमने फ्लैट सरफेस रिफ्रैक्शन एक साइड का पढ़ लिया, अब हम प्रिज्म 2 साइड का रिफ्रैक्शन, 2 बार रिफ्रैक्शन होने वाला है, पढ़ने वाले हैं। इसमें एक प्रोफाइल है अंदर छुपा हुआ, वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब प्रिज्म में क्या होता है, ये 3 बाद में आते हैं, पहले प्रिज्म की बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं। इंसिडेंट लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। फर्स्ट सरफेस इसको मानो, सेकंड सरफेस इसको मानो, इन दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। अब यहां पर पहले सरफेस पे जानवर को याद करो। सर कौन सा जानवर? अबे स्नेल, जानवर नहीं है वो, साइंटिस्ट का नाम है, नालायक, स्नेल नहीं है वो। इस जानवर को याद करा, 1 साइन आई म्यू साइन R1। दूसरे इसमें 4 इक्वेशन का खेल होता है प्रिज्म में, 4 इक्वेशन का खेल होता है, 4 इक्वेशन का। दूसरी इक्वेशन म्यू साइन R2 1 साइन E। तीसरी इक्वेशन A बराबर R1 प्लस R2, इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, याद रखना, A बराबर R1 प्लस R2 होता है। और चौथी होती है एंगल ऑफ डेविएशन की, चौथी होती है एंगल ऑफ डेविएशन की, एंगल ऑफ डेविएशन की डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A, ये चौथी होती है। सर मेरी तो पहली नहीं है, चौथी कहाँ से आ गई? अबे ये 1, ये 2, ये 3, फिर वो 4। ठीक है, थोड़ी सी फील दे दूं, एक अगर 5 मिनट और एक्सटेंड कर लें थोड़ा सा अपन, तो एक बेसिक सवाल करा दूं प्रिज्म, ताकि क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा।
कर लें क्या? पक्का? इंपॉर्टेंट प्रोफाइल जाने से पहले एक सवाल बेसिक कर लो यार। देखो मैं तुम्हें सारी वैल्यूज निकलवा देता हूं अभी, ठीक है ना? एक सवाल बेसिक कर लो। ऐसा लग रहा है मतलब मैं तुमसे, मेरे को तैयारी कर रही हूँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम ऐसे करो, नालायक हो। अबे तुम्हारे सिलेक्शन की बात हो रही है। म्यू की वैल्यू सपोज करो है अपनी, म्यू की वैल्यू सपोज करो है अपनी √3, ठीक है ना? ए है 60 डिग्री, है ना? और यहाँ पर लाइट मैंने मारी है, ये भी 60 डिग्री से मारी है। चलो थोड़ा सा मैं सिंपल डेटा ही ले रहा हूँ। अब चलो ये यूं जाएगी और फिर ये यूं निकलेगी, तो इसमें सारी वैल्यूज निकाल डालो। एक काम करो, ये R1, ये R2, ये एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं, ई को एंगल ऑफ इमरजेंस। तो तुम्हें इसमें R1, R2, ई और एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा ये निकालने हैं। चलो पहले पे जानवर को याद करो, फिर A बराबर R1 प्लस R2। तो चेन बनाओ, इसमें चेन बनानी होती है प्रिज्म में। पहले तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस से R1 पे पहुंचो, फिर R1 से R2 पे पहुंचो, R2 से E पर पहुंचो और E से डेल्टा पर पहुंचो। ऐसी चेन बनाओ। ये ऑर्गेनिक की तरह से चेन बन गई अपनी। तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो, चेन बनाओ। यहां पर जानवर को याद करो पहले सरफेस पे। A बराबर R1 प्लस R2, कौन सी इक्वेशन कहां पर लगेगी वही बता देता हूं। ये कैसे आएगा? ये आएगा 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R1। फिर ये कैसे आएगा? A बराबर R1 प्लस R2 से आएगा। फिर ये कैसे आएगा? म्यू साइन R2, दूसरे सरफेस पे जानवर, 1 साइन E। फिर ये कैसे आएगा? डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। सारी वैल्यूज निकालो। प्रिज्म रिवाइज्ड पूरा। भाई इतनी जल्दी प्रिज्म तो सपने में भी रिवाइज नहीं हो सकता है। करो, निकालो। जानवर A बराबर R1 प्लस R2, जानवर, और फिर E प्लस I माइनस A। तो ये आंसर आएगा 30 30 60 60। तो ये लगाया 1 साइन 60 √3 साइन R1, 30 आ गया। फिर 30 प्लस 30 60, फिर ये भी 60, और फिर 60 प्लस 60 माइनस 60 60। शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन अवॉइड कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अपन भाई साहब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल पे छांट के लाया बिल्कुल एकदम। अब भाई अब हमें वो केस पढ़ना है, कितना आई रखना होता है कि डेल्टा मिनिमम हो जाए, डेल्टा मिनिमम हो जाए। तुम आई चेंज कर दोगे तो R1 चेंज होगा, तो R2 चेंज होगा, तो E चेंज होगा, तो डेल्टा चेंज होगा। इस पूरी चेन में कॉन्सेप्ट समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल एक टाइप का आता है बार बार इसमें। इसको चेंज करा तो चेन में वो भी चेंज होगा, इसको चेंज करा तो वो भी चेंज होगा। मैं अलग अलग आई की वैल्यू पर अलग अलग डेल्टा निकालने वाला हूं। अपन अलग अलग आई की वैल्यू पर अलग अलग डेल्टा निकालने वाले हैं। तो वो पर्टिकुलर केस जब डेल्टा मिनिमम आता है, जब डेल्टा मिनिमम आता है, वो केस होता है जब ये कंडीशन होल्ड हो जाती है। प्रूफ नहीं करवा रहा अभी इसका। व्हेन आई बराबर ई हो जाता है, जब आई बराबर ई हो जाता है, जब आई और ई हो जाता है बराबर, तब डेल्टा मिनिमम की कंडीशन आती है। प्रूफ अभी नहीं करेंगे, तब डेल्टा मिनिमम की कंडीशन आ जाती है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छांट के लाया हूं, देखो इसको तुम्हारे लिए बच्चों, बहुत मेहनत लगी है इसको छांटने में, ज्यादा दिखता है ये, है ना। आई बराबर ई है तो डेल्टा मिनिमम है, ठीक है। अब जब आई बराबर ई है तो जब पहले लेवल पे जानवर को याद करोगे तो इससे ये इंप्लाई हो जाएगा, जब आई और ई बराबर हैं तो स्नेल्स लॉ से R1 बराबर R2 हो जाएगा, R1 बराबर R2 हो जाएगा, R1 बराबर R2 हो जाएगा। और ये सर ये तो समझ में आ गया क्योंकि ये दोनों बराबर तो स्नेल्स लॉ से, पर ये समझ में नहीं आया सर, ये A/2 कैसे हो गया सर, ये समझ नहीं आया सर। तो अब R1 बराबर R2 A/2 आ गया, एक बार फटाफट से बता दो।
सर दोनों का सम a के बराबर होता है, दोनों बराबर है तो वो a/2 के बराबर। भाई मैं देखो तुम एक चीज नोट करना, मैं वहां ज्यादा समय स्पेंड कर रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। फिर अब देखो, अब इसमें क्या करें, अब एक जगह अब डेल्टा मिनिमम। अब तीसरी चीज तुम्हें समझ में नहीं आएगी, देखना अब ये नहीं आया सर समझ में, आपने ये कैसे लिख दिया 2i माइनस ए। भाई i प्लस ई माइनस ए होता था, i बराबर e है तो 2i माइनस ए हो गया, 2i माइनस ए हो गया, 2i माइनस ए हो गया। जेई मेन ने इसको अपना फेवरेट प्रोफाइल इसलिए बना लिया है क्योंकि इसका फॉर्मूला याद नहीं रहता एंड तक, और इसमें सीधा सवाल आता है। तो अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ पर, अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ पर। अब स्नेल बाबा को याद करते हैं, स्नेल्स लॉ को याद करते हैं। अब देखो 1 साइन आई बराबर म्यू साइन r1। अब साइन आई की वैल्यू डालो, साइन आई की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 इज इक्वल टू म्यू r1 की वैल्यू आ गई साइन a/2। साइन a/2 को नीचे ले आओ, साइन a/2 को नीचे ले आओ तो मस्त फॉर्मूला दिखेगा ये। भाई इसमें से सवाल आते हैं डायरेक्ट। ये मैंने इसका डेरिवेशन क्यों करवाया इतनी मेहनत करके, SMR का प्रेशियस टाइम इसके डेरिवेशन में बिताया, क्योंकि अगर तुम लोग इसका फॉर्मूला भूल गए तो वहां पर डिराइव करना आना चाहिए। ये लिखा हुआ है साइन आई, ये लिखा हुआ है साइन r1, ये लिखा हुआ है आई, ये लिखा हुआ है r1। भाई 4 नंबर खैरात में मिल जाएंगे, और ये सब बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि सबको तो पता ही नहीं होता इसमें से इतने सवाल आ रहे हैं। तुम लोग SMR कर रहे हो, तुमको पता है इसमें से इतने सवाल आ रहे हैं। आया क्या समझ में? अब देखो तो भाई इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ में से तो नहीं आ रहे ज्यादा सवाल आजकल, मतलब पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से डेल्टा मिनिमम i प्लस ई पे होता है, पर इस पे सवाल आ रहे हैं। और ये पर्टिकुलर सवाल एज इट इज 2 बार आ गया, और यही सवाल मैंने इजराइल ऐप में भी करवा रखा है। मतलब देखो 95% पेपर अपने नोट्स मॉड्यूल टेस्ट में से ही आएगा, और 90% से ज़्यादा SMR के फॉर्मूलोज में से मिल जाएगा तुम्हें फिजिक्स में, तो बिल्कुल मिल जाएगा, पर तुम ध्यान दोगे तो। ठीक है, अब देखो, अब यार ये सवाल जो है ना कॉट a/2 का, ये यार अच्छे से कर लेना यार इसको याद। देखो अभी म्यू बराबर कॉट a/2, तो एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है, डेल्टा मिनिमम पूछ रहा है, डेल्टा मिनिमम क्वेश्चन मार्क। तो पहले फॉर्मूला लिख के बैठ जाओ, म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। अब मैं थोड़ा सा इसमें तुम्हें याद रखने की टेक्निक भी बताता हूँ। देखो याद रखने की टेक्निक क्या है, देखो ऊपर ज़्यादा एंगल होना चाहिए, नीचे कम एंगल होना चाहिए। ऊपर ज़्यादा एंगल, नीचे कम एंगल, तभी तो म्यू 1 से ज़्यादा आएगा। म्यू 1 से ज़्यादा आना चाहिए, फिजिक्स की फील लो, म्यू 1 से ज़्यादा आना चाहिए, तो ये एंगल ज़्यादा, ये एंगल कम। अब लगाओ यहाँ पर, अब रख दो इसको कॉट a/2। अब यहाँ पर रखो कॉट a/2, कॉट a/2, म्यू को रख दो कॉट a/2 साइन डेल्टा मिनिमम। अभी कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी इसमें, इससे मल्टीप्लाई कर दो साइन a/2 इस साइड, साइन a/2 इंटू कॉट a/2, कॉस बाय साइन, तो कॉस बच जाएगा, कॉस a/2। इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं तो छुड़वा ही देता तुम्हें। अब कैसे करेंगे, कॉस और साइन को कैसे करेंगे, इसको लिखो π/2 माइनस a/2 इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। 2 कटा तो डेल्टा मिनिमम कितना आ गया, डेल्टा मिनिमम आ गया π-2a। याद रख लेना है इसको, डेरिवेशन समझ में भी नहीं आया हो तो अगर म्यू कॉट a/2 आ जाए तो π-2a, 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 π-2a। ठीक है, π-2a। देखो इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है ये, है ना। देखो फिर ये सवाल आया, ये एग्जैक्टली सेम सवाल,
मतलब जो PYQ ढंग से करके गया होगा ना, तो इसमें 3 से 4 मिनट लगते, 30 सेकंड में सॉल्व करो इसको। आप देखो 30 सेकंड में सॉल्व करो और ऑप्शन तक नहीं बदला है। बताओ अब सेम सवाल आ गया यार, सेम सवाल आ गया। 180 माइनस 2a, 180 माइनस 2a। शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, याद रखना म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। भूल जाओ तो डिराइव कर लेना, भूल जाओ तो डिराइव कर लेना। साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 रेशियो है म्यू के बराबर आ जाएगा। चलो वेरी गुड। अभी अच्छा सवाल अभी इस साल आया, करो देखो, देखते कितने बच्चे कर पाते हैं इसको। अब कितने बच्चे कर पाते हैं, कितने बच्चे कर पाते हैं। चलो ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो, मैं हेल्प नहीं करूंगा, मैं हेल्प नहीं करूंगा, मैं हेल्प नहीं करूंगा, मैं हेल्प नहीं करूंगा, मैं हेल्प नहीं करूंगा। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, जिसको याद नहीं हो तो ध्यान से पढ़ो, इजी पीजी हो जाएगा एकदम। म्यू दे रखा है √3 और रेशियो ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म इज 1। डेल्टा मिनिमम बाय ए इज इक्वल टू 1। अबे सीधे सीधे बोल दे भाई, डेल्टा मिनिमम ए के बराबर है और म्यू √3 के बराबर है। तो चलो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हारे साथ में। √3 इज इक्वल टू, मैं इसमें डेल्टा मिनिमम को ए डाल दूँ तो a प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। सर साइन से साइन काट दो, अबे ऐसा मत करना नालायक को। ये आ गया साइन a अपॉन साइन a/2। अब साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, तो ये बच जाएगा 2 कॉस a/2, 2 कॉस a/2, 2 कॉस a/2। अब सॉल्व कर लेना यार बस। तो थोड़ी सी गणित भी लगवा ली यहाँ पर तुमसे। तो 2 कॉस a/2 इक्वल टू √3, a/2 30 तो a की वैल्यू 60, तो a बराबर 60 डिग्री। ये अच्छा PYQ था, अच्छा था, इंपॉर्टेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शाबाश। अब बस इस पे इतने से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे अब, है ना। थिन प्रिज्म का फॉर्मूला, अब थोड़ी गाड़ी तेज चलाते हैं। अब थर्ड इंपॉर्टेंट भी हो गया, अब लास्ट इंपॉर्टेंट बच रहा है, उस तक पहुंचने से पहले जो भी आएगा उसको कर लेते हैं। थिन प्रिज्म के लिए याद रख लेना μ-1 इंटू ए, μ-1 इंटू ए, μ-1 इंटू ए, μ-1 इंटू ए। वेरी गुड, μ-1 इंटू ए। बस काम खत्म। अब आ जाते हैं अपन कर्व्ड सरफेस पे भाई साहब, कर्व्ड सरफेस पे। ये बड़ा राक्षस फॉर्मूला है, टेंशन मत लो, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही नहीं जेईई मेन में। 20 शिफ्ट में से एक सवाल आया है, 20 शिफ्ट में 2 20 शिफ्ट में से 2 सवाल आए इसके ऊपर में। पर इसको याद रख लेना, एक कर्व्ड सरफेस से अब रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट जाती है वो μr, जिसमें इंसिडेंट लाइट होती है वो μi। वही साइन कन्वेंशन, पोल ओरिजिन, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये साइड पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, ये साइड नेगेटिव कोऑर्डिनेट। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट होता है, ये भी सब कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सब कोऑर्डिनेट्स हैं। ये याद रखने का तरीका बताता हूं, ट्रिक टू रिमेंबर। इस फॉर्मूले को याद रखने की ट्रिक, न्यूमरेटर में पहले ये लिख के बैठ जाओ, μr माइनस μi इज इक्वल टू μr माइनस μi। ये दोनों तो बराबर ही होते हैं। अब तुम्हारी जिंदगी में कितनी है, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ 3 है, ध्यान रखना, 3 है तुम्हारी जिंदगी में, चौथी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में कोई भी। इसलिए 3 लगाऊंगा, इसके नीचे कॉमन लगाऊंगा, क्योंकि 3 ही है मेरी जिंदगी में। तो अब मिरर फॉर्मूले को याद करो या लेंस फॉर्मूले को याद करो, लेंस फॉर्मूला भी आएगा, एफ होता है लेकिन ये आर हो जाता है उसके बदले, तो वी फिर यू फिर आर। याद रखने की ट्रिक समझ में आई। पहले न्यूमरेटर लिख दिया, फिर मेरी जिंदगी में 3 है, सॉरी मेरी जिंदगी में तो 1 ही है, तुम्हारी जिंदगी में 3 है, 1 2 और 3, वी यू और आर। ठीक है, इस तरह से याद रख लेना होता है इसको। अब जो एक सवाल आया वो बता देता हूं, प्रैक्टिस कर लेंगे इसको। ठीक है, फॉर्मूला लगाना सीख लो, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस, कॉन्वेक्स क्या होता है भाई, ये होता है कॉन्वेक्स, है ना। इसका म्यू है 1.5। ठीक है, यहां पे रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट 100 की दूरी पर। ये पूछ रहा है
इमेज कहाँ बनेगी? फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। कैसा बेशरम है जेईमेन यार, एकदम बेशरम है। ये जनरली पोल से डिस्टेंस आता है, वी पोल से होता है, इसने ऑब्जेक्ट से पूछ लिया। देखो ये पता है मैक्सिमम बच्चों ने गलती करी थी इसमें, सही आंसर निकालने के बाद भी इसने ऑब्जेक्ट से पूछ लिया। तो चलो ठीक है, यहाँ से लाइट जाएगी तो म्यू आई हो गया 1, म्यू आर हो गया 1.5। इसका सेंटर सी यहाँ पर कहीं होगा, पॉजिटिव साइड में है, कितनी दूरी पर है? 20। तो आर बराबर +20, म्यू आई बराबर 1, म्यू आर बराबर 1.5, यू बराबर इधर है, ये इधर नेगेटिव साइड में -100। सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना। ऑन सॉल्विंग टाइम बचा रहे हैं, फॉर्मूला लगा लेके सारी वैल्यूज मैंने दे दी हैं। ऑन सॉल्विंग v आ जाएगा +100। अब बच्चे बोलेंगे 100 आंसर, देखो चैट में 100 आंसर मिल रहा है मुझे, वेरी गुड। गधड़ों, पहले ही बोला था सबका गलत हुआ था मेजरली। v 100 आया, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उबे 100 आ गया, 100 आ गया। अरे नालायकों, 100 तो यहाँ से आया है पोल से, ये 100 आया है इमेज, लेकिन उसने ऑब्जेक्ट से पूछ ली, आंसर आएगा 200। जेईमेन बहुत नीच है। आया 200 आंसर, इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलो, है ना। अब आता है लेंस। टेंटन लेंस में 2 कर्व्ड सरफेस होते हैं, एक का R1 एक का R2। μ1 मीडियम में पड़ा हुआ है, μ2 का लेंस। तो लेंस मेकर फॉर्मूला याद रखना, ये 6th इंपॉर्टेंट है, ये 6th इंपॉर्टेंट है, 6th, 4th नहीं बताया अभी तक, ये 6th इंपॉर्टेंट है। अगर 6 मार्क करने होते तो मैं इसको 6ठा मार्क करता, ये 6th इंपॉर्टेंट है। म्यू रिलेटिव -1, 1/R1 -1/R2, 1/R1 -1/R2। अब मैं इसमें पूरा नहीं पढ़ा सकता यार, R1 R2 कैसे लेते हैं बता दूंगा, पर उतना प्रैक्टिस करेंगे जितना रिवीजन के लिए जरूरी है। म्यू -1 1/R1 -1/R2, ये भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं और F भी कोऑर्डिनेट होता है। ये लेंस बनाने वाला व्यक्ति यूज करता है, lenscart.com, चश्मे बनाने वाला दुकानदार, ये इस फॉर्मूले को यूज करते हैं फोकल लेंथ बताने के लिए। डॉक्टर बोल देता ना तुम्हारे इतने पावर का चश्मा लगेगा, तो उस पावर से फोकल लेंथ, और फिर इससे कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है उसको, लेंस को काट के R1 R2 वो सेट करता है। तो ये फॉर्मूला कैसे आता है? डायरेक्ट लगाने में आता है ये। तो देखो ये इस तरीके से आता है ये। तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस से थिन, कॉन्वेक्स लेंस से थिन, R1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज 15 दे रखी है, R2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज 30 दे रखी है, एयर में रखा हुआ है, इसका म्यू बताना है, और फोकल लेंथ है 20, फोकल लेंथ है 20। लगाओ फॉर्मूला। अब यहां पर 1/f म्यू -1, 1/R1 -1/R2। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है R1 R2 साइन के साथ डालना, R1 R2 साइन के साथ डालना डिफिकल्ट होता है। बता देता हूं, देखो इधर से लाइट आई, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, इधर से लाइट आई तो ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव। इसका सेंटर है इधर C1, इसका सेंटर है इधर C2, इसका सेंटर इधर C2, तो R2 -30 डलेगा, और इसका सेंटर क्योंकि पॉजिटिव साइड में है तो R1 +15 डलेगा। बस इतना सीख लो। तो इन महाराज को डालो +15, इन महाराज को डालो -30, और इन महाराज क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है इसकी दे रखी है +20। तो आंसर आ जाएगा इतना। सॉल्व नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, और पढ़ा है तो रिवाइज कर लो। ये भी कम आता है, ये भी इतना नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला पर्टिकुलर प्रोफाइल आ जाए तो कर लेना, लेकिन इसमें अभी उतना टाइम वेस्ट मत करना कि मैं इसको समझने के लिए इसके पूरे थ्योरी लेक्चर देख रहा हूं। नहीं, अब उतना टाइम नहीं बचा। बस ये साइन कन्वेंशन ध्यान रख लेना,
फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये सवाल बचपन से पूछ रहा है जेईई मेन, थोड़े थोड़े साल में रिपीट करता रहता है। किसी दूसरे लिक्विड में डाल दिया तो क्या होगा, दूसरे लिक्विड में डाल दिया तो क्या होगा, दूसरे लिक्विड में डाल दिया तो क्या होगा। तो भाई इसमें R1 R2 वाला टर्म कट जाता है, 1/F1 म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम, ये रिलेटिव म्यू होता है, -1 1/F2, पहले पूरा तरीका बता रहा हूं, म्यू लेंस म्यू मीडियम 2 -1, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ये वाले टर्म तो कट ही जाएंगे, ये वाले टर्म दोनों के लिए कांस्टेंट होते हैं, तो ये वाले टर्म तो कट ही जाएंगे। डिवाइड डिवाइड डिवाइड, ये हटाओ ये हटाओ। अब इसमें ट्रिक है बहुत जबरदस्त, एक ध्यान से सुनना, देखो इसमें ट्रिक है बहुत जबरदस्त, इसमें ट्रिक है बहुत जबरदस्त। क्या ट्रिक है, पहले मैंने जनरल तरीका बता दिया। एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है 1.5 का, उसकी फोकल लेंथ है 20 एयर में, ये एयर में 20 है, इसकी एयर में 20 है, एयर में 20 है, +20 है इसकी फोकल लेंथ, एयर में +20 है, ये 1.5 का था जब। अब नालायकों ये सोचो, जब अगर मैं 1.5 वाले को एक लिक्विड में डाल दूंगा जिसका 1.6 है, तो भाई ये तो नेचर ही पलट दिया मैंने, ये तो नेचर ही पलट दिया। अब कॉनकेव के बदले कॉन्वेक्स बना दिया इस लेंस को, एक तरह से देखो ऐसा बना दिया, रे ऑफ लाइट डाइवर्ज होगी तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी भाई, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। ऑप्शन से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। और 20 से ज्यादा होगी, 20 से ज्यादा होगी तो -160 आंसर आएगा इसका। सर ये आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया, फील लेना, तुम फील नहीं ले पाओ टेंशन मत लेना। एक बार 1.5 1 1.5 1.6 डायरेक्ट आ जाएगा, 1.5 1 1.5 1.6, इसको 20 डालना, F2 अपने आप आ जाएगा, कर लोगे, ठीक है। चलो है ना, अब आ जाते हैं अपन, अब ये है फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोफाइल। अब जो चौथी थी ना, अब मैंने चौथी प्रोफाइल भी तुम्हें बता दी, ये है फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोफाइल। भाई साहब लेंस पे बहुत सवाल पूछता है जेईई मेन, लेंस पे बहुत सवाल पूछता है, मिरर के कंपैरिजन में लेंस पे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हमने मिरर फॉर्मूले की प्रैक्टिस करी थी, लेंस फॉर्मूले की भी वैसी ही प्रैक्टिस करनी है। लेंस में ज्यादा सवाल आते हैं, मैंने मिरर में ज्यादा मार्क नहीं करे थे, पर लेंस में ज्यादा आते हैं सवाल। 1/v - 1/u = 1/f, hi/ho, v/u और f/f+u, f/f+u। एक बहुत जबरदस्त बात बताता हूं, देखो तुम्हें मिरर फॉर्मूले में और लेंस फॉर्मूले में जबरदस्त रिश्ता है। ये आउट मत करना सीक्रेट दोस्तों को। लेंस के लिए सारे फॉर्मूले में u के बदले -u डाल दो। बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं, देखो बहुत जबरदस्त। मिरर के सारे फॉर्मूले में, मिरर के सारे फॉर्मूले में u के बदले -u रिप्लेस मार दो, मिरर लेंस फॉर्मूले मिल जाएंगे। देखो u के बदले -u, 1/v - 1/u, -v/-u, f/f -u, u के बदले -u रिप्लेस मार दो, तुम्हें सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे लेंस के। वेरी गुड, ठीक है। अब ये सवाल करो, अभी 2024 का आया ये, चलो ये हलवा से स्टार्ट करते हैं, फिर टफ में जाएंगे। चलो करो फटाफट से, चलो हलवा कैसे होगा। अब 1 की 10 है, 1 की 15 है, तो सर ये तो 10 हो गई और ये 15 हो गई, तो 25 आंसर आ जाएगा। लो भाई, ठीक है, चलो ये तो सिंपल हो गया। अब
ये भी इस साल का सवाल है। लेंस में तरह तरह के सवाल आते हैं। देखो लेंस फॉर्मूले में भी वही V और U लगेगा। लेंस में क्या होता है, लेंस में थोड़ी सी एक रिवाइज करा देता हूँ लेंस तुम्हें, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि अभी तुम फ्लो में आ जाओगे। वैसे तो आसान है ये। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ एक F, यहाँ 2F का कॉन्सेप्ट होता है। 2F जैसा C होता था ना, वहाँ पर यहाँ 2F होता है। यहाँ F और यहाँ 2F, यूं गई, इसमें लाइट रे उस साइड जाती है, उस साइड जाती है इसमें लाइट रे, और ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी निकल जाती है, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो यहां पर बन गई इसकी इमेज, इन्वर्टेड इमेज, जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये हो गया है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस देखोगे, कॉनकेव लेंस देखोगे, कॉनकेव लेंस देखोगे, जस्ट रिवीजन के नाम पे कर लो इसको। यूं यूं ये डाइवर्ज होती है और सीधी वाली सीधी निकल जाती है, तो उसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है, पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है, यहां पर इमेज बनती है ये। ठीक है, ठीक है, ये रियल ऑब्जेक्ट की बातें हो गई। ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है। तो अब देखो इतना प्यारा सवाल आया ये अभी इस बार, बच्चों ने बहुत जल्दी में गलत मार करा है इसमें, बच्चों ने बहुत जल्दी में गलत मार करा है। जल्दी मत करना यार, इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहना। खोपड़ी बना रहा हूं इसमें मैं, ये थोड़ा सा डेंजरस सवाल है, डेंजर है इसमें, डेंजर। इजी है पर डेंजर है ये, डेंजर। When an object is placed at center of curvature of a concave lens, concave lens के C पर 2F पे पड़ा हुआ है, image is formed at the center of curvature of lens on the other side, other side। बच्चे C दे रहे, देखो आंसर, यही तो बात है। कॉनकेव लेंस के, अगर मैं कॉनकेव लेंस के, भाई कॉनकेव लेंस के इधर ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, इमेज अदर साइड बन ही नहीं सकती, इमेज इसी साइड बनेगी, इमेज इसी साइड बनेगी। कॉनकेव लेंस है वो, कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट 1। अब दूसरा देखो, दूसरा बहुत प्यारा है यार, दूसरा बहुत प्यारा है यार। ये ग्रीन कलर का दिल नहीं है, लाल कलर का दिल है हमारा, पर चलो पेन अभी ग्रीन सेलेक्टेड है इसलिए। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज, ये फॉल्स है भाई, ये 10th क्लास में सही होता था, जेई एस्पिरेंट के लिए फॉल्स है, ये जेई एस्पिरेंट के लिए फॉल्स है। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है जेई में, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है जेई में। देखो तुम्हें अभी रियल इमेज बना के बताता हूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, देखो यहां पर रे यूं आ रही है, अब ये मिलती, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का इन्होंने पूछ लिया, इसकी इमेज भी रियल बनी। तो कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म, ये 10th क्लास तक होता था, लेकिन अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाए तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए दोनों फॉल्स हैं। आया मजा, ठीक है, चलो वेरी गुड, ठीक है। अब यार बच्चे की जान लेगा, 3 बार सॉल्व करवा रहा है यार ये सवाल भाई, ये अभी आया इस साल, मैंने कहा लेंस इंपॉर्टेंट है। देखो ओहो हो, अब 3 बार कौन लगाएगा, ये तुम होमवर्क में करना है इसको यार, इसको राउंड 2 में डाल देना, अगर टाइम कम बचा हो तो राउंड 2 में डाल देना। वैसे ये थोड़ा आसान बन जाता है, इसके बाद रे इन्फिनिटी हो जाती है यहाँ से, इस पर्टिकुलर केस में ये ऐसा बनता है, इसके फोकस पे आ जाती है इमेज यहाँ से जाके, ये यूं, तो ये पैरेलल चल जाता है ये, फिर ये इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, फिर ये आगे जाके 30 पे मिल जाता है ये, तो आंसर इसका ये आ जाता है 30। लेकिन इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले, ठीक है। चलो तो ये टफ भी आ जाते हैं इसमें, ऐसा नहीं है। अब ये भी, ये खूंखार सवाल है भाई, ये खूंखार है, ये दिखने में ये ट्रैप है, जिसका कैलकुलेशन और रे ऑप्टिक्स मीडियम लेवल का या वीक लेवल पे था, उसके लिए ट्रैप था ये।
ये टाइम खा गया था ये बच्चों का। और जिसका अच्छा है कैलकुलेशन, रे ऑप्टिक्स अच्छा है, वो 5 मिनट के अंदर में कर लेगा, लेकिन जिसका ऐसा ना वो ट्रैप में फंसेगा। इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस गिवन है 45, ये ट्रैप है। तुम होमवर्क में लेना, अभी टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम एक्सीड कर रहा हूं यार थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको अभी आगे कर रहा हूं, ठीक है। अब ये काम की चीज नहीं है। अब थोड़ा सा अनइंपॉर्टेंट भी सुन लो। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन नहीं आया, रेयरली आया है, बस इसमें प्लस एम स्क्वायर आता है, प्लस एम स्क्वायर आता है इसमें। वेलोसिटी में भी प्लस एम स्क्वायर आता है, वेलोसिटी में भी प्लस एम स्क्वायर आता है, जैसे मिरर में माइनस आता है इसमें प्लस आता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 7वें इंपॉर्टेंट पे। मतलब मैंने बहुत प्रैक्टिस करा ली तुम्हें, एक सवाल होमवर्क के लिए दिया ट्रैप वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, उसको कर लेना तुम। अब पावर ऑफ लेंस 1/f होती है, ये सिंपल है, भर भर के नंबर देता है, ये बोनस होता है यार, ये मान के चलो बोनस होता है, बोनस। इसको और सुन लो, फिर खत्म होने वाला है अपना चैप्टर। ये 1/f, तो इसकी कॉन्वेक्स की, इसको कन्वर्जिंग भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स को जब ये एयर में पड़ा होता है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो इसकी पावर पॉजिटिव होती है। याद रखना f मीटर में होनी चाहिए, ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसकी पावर भी नेगेटिव होती है, तो माइनस का चश्मा इसमें होता है, ठीक है ना। तो भाई जब लेंस वेरी क्लोज रखे होते हैं तब पावर ऐड हो जाती है, लेंस वेरी क्लोज रखे होते हैं तब पावर ऐड हो जाती है, P1 + P2 + P3, ठीक है। फिर जैसे इसमें अगर मान लो +2 का और +1 का, तो पावर कितनी हो गई नेट। ध्यान रखना चिपके हुए रहने चाहिए, चिपके हुए, दूर दूर हुए तब मत लगाना फॉर्मूला ये, नहीं। तो इसकी हो जाएगी +3, इसकी हो जाएगी +2 - 1 +1, और पावर इक्विवेलेंट या नेट पावर 1/f इक्विवेलेंट के बराबर होती है। तो f में ये फॉर्मूला लग जाता है 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, इजी पीजी, इजी है, इसमें कोई लोड नहीं आता। सवाल से देख लेते हैं, एक्चुअल PYQ से करो। बोलो हा, सबका आंसर आ गया ए। इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन 5 आइडेंटिकल की है 25, तो एक की होगी 5। अबे यार, तो 5 डायोप्टर, हर एक की पावर हो गई 25, को 5 से डिवाइड करा दो यार, बताओ। दैट इज इक्वल टू 1/f, तो f इज इक्वल टू 1/5 मीटर, तो सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर बताओ है, ठीक है। ऐसे ही सवाल बनते हैं मेनली इसमें, ठीक है। अब ये नॉट इन सिलेबस बोला है जेई मेन ने, नॉट इन सिलेबस ऑफ जेई मेन बोला है, तो भी नालायक इस पे सवाल दे देते हैं एक आध। ये सिलेबस में नहीं है, मैं आराम से छुड़ा सकता हूँ, लेकिन इतना सा देख लो, ये देखो, ये ऐसे बड़े नालायक हैं। ये 2024 का सवाल है, ये डिस्पर्जन सिलेबस में से हट गया है, लेकिन इतना सा याद रख लो, रेड सबसे कम बैंड होती है, वायलेट सबसे ज्यादा होती है। रेड सबसे कम होती है, वायलेट सबसे ज्यादा होती है। रेड सबसे कम, वायलेट सबसे ज्यादा, है ना। म्यू देखे, म्यू, इसके लिए म्यू डिस्पर्जन में व्हाइट लाइट साथ में टूट जाती है, सिलेबस में से हट गया, पर ऐसे बेशरम है कि दे देते हैं ये सवाल। म्यू इसके लिए, वायलेट के लिए मैक्सिमम होता है, रेड के लिए मिनिमम होता है म्यू, रेड के लिए मिनिमम होता है म्यू, रेड के लिए मिनिमम होता है म्यू, और मैक्सिमम होता है वायलेट के लिए। तो सबसे ज्यादा डेविड वायलेट, सबसे कम रेड, ये याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं कलर के लिए। तो हलवा सवाल आ गया था, तो ऐसा मत सोचना मैंने पढ़ा नहीं है, बिल्कुल हलवा ही आएगा। तो ऑफिशियली सिलेबस में से हट चुका है ये, जेई मेन के एडवांस के उसमें है ये, ठीक है। द रेड लाइट बैंड्स लेसर देन येलो एंड वायलेट, ये सही है, आया, हो जाएगा, ये हो जाएगा, आंसर ए सही है। चलो बधाई हो, अभी थोड़ी बधाई लो, रुको, बचा है अभी। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक बात बता देता हूं, 2024 में इतने सवाल आए, 2024 में इतने सवाल आए हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के। मैं फॉर्मूले बता देता हूं बच्चों, अब इसको पूरा पढ़ने का टाइम है भी नहीं। जिसने पढ़ रखा है वो फॉर्मूले रिवाइज कर ले। सिंपल 6 केसेस बनते हैं,
सुन लो, तुमने नहीं भी पढ़ रखा और तुम्हारी किस्मत तेज हुई, इसमें सिंपल फॉर्मूले का सवाल आ जाता है, इसमें सिंपल फॉर्मूले का सवाल आ जाता है ना। तो भाई इसमें 2 केसेस होते हैं, बस सुन लो, बस सुन लो, हो ही गया अपना खत्म। मैंने बोला था देखो, एग्जैक्ट 90 मिनट में 10 मिनट उसके एक्स्ट्रा और 5 मिनट वो एडवांस वाले सवाल के, एग्जैक्ट 90 मिनट में, एग्जैक्ट 90 मिनट में पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ा अपन ने, एग्जैक्ट 90 मिनट में। अब इसमें 2 केस होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, एक तो इनफाइनाइट पे इमेज बने और एक डी पर, डी मतलब 25 की दूरी पर बने। तो 2 फॉर्मूले याद कर लेना, मैं टेबल ही बताता हूं तुम्हें, देखो तुम्हारे लिए मस्त टेबल बना के लाए, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें वैसे भी। अब देखो ये टेबल, इस टेबल में पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया है, पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक टेबल में तुम्हारे लिए लेकर आ गए हैं। अब ध्यान से सुनो, है ना। अब ध्यान से सुनो पहले सब लोग, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में तुम्हें सिर्फ 6 फॉर्मूलों में से 1, 2, ये 2 याद रख लेना जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो, और जिन्होंने पढ़ा है वो ये 4 और एक ये 5 याद रख लेना। एडवांस मारेगा तो मारेगा इस पे, कभी जेईई मेन के औकात के बाहर कर भी नहीं पाओगे वैसे इस पे तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन होता है D/F। F उसकी फोकल लेंथ होती है लेंस की। तो अगर मान लो तुम्हारे को फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर की दे दी मान लो, तो 25/1 25 गुना मैग्निफिकेशन हो जाएगा अगर इनफाइनाइट पे इमेज बनी तो, और उसमें +1 कर लोगे तो लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टिंक्ट विजन पे। बस सुन लो यार, मैं ये की तो कोशिश कर सकता हूँ कि तुम्हें नहीं भी पढ़ाओ तो भी तुम्हें मार्क्स दिलवा दूं यार, नहीं तो ये यार पूरे 3 लेक्चर का टॉपिक होता है, 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि यार मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकूं तुम्हें। मतलब तुम समझ रहे हो मेरी विवशता समझ रहा तुम। ससुर जी ने 5 दिन बाद 10 दिन बाद ये एग्जाम रख दिया है। किसके ससुर जी पता नहीं, एनटी नामक ससुर जी ने, और मुझे बिल्कुल कम समय में तुम्हें सब रिवाइज करवाना है यार। तो मतलब मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारता, पर एक तरीका था पूरा छोड़ दो, लेकिन यार मेरे दोस्तों ने मेरा नाम आईआईटी के अंदर में इन्फिनिटी रख रखा था, इन्फिनिटी। यार ये इनफाइनाइट फाइट मारने वाला आदमी है ये, तो इनफाइनाइट बोलते थे कई दोस्तों मेरे को। एक दूसरा नाम भी था वो मैं रिवील नहीं कर सकता, पर कुछ इनफाइनाइट बोलते थे। यार ये बंदा इनफाइनाइट फाइट मारता है, तो यार मैं फाइट ही मार रहा हूं तुम्हारे साथ, बस कि गलती से भी तुम्हारे पास ये सवाल आ जाए कि एक फोकल लेंथ का माइक्रोस्कोप जिसकी फोकल लेंथ है 10, बताओ कितना मैग्नीफाई देगा वो, तो 25/10 कर देना, 2.5 आंसर आ जाएगा। और अगर इमेज उसने 25 पे बनाई है तो 2.5 + 1 3.5 आंसर कर देना, तुम्हारे जिंदगी के 4 नंबर पक्के हो जाएंगे यार। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एल ट्यूब लेंथ भी बोलते हैं, LD/FOFE, इसमें 2 लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। तुम्हारे लिए मैंने पूरी पीडीएफ में पूरा जितना मिनिमम मसाला था वो तैयार कर दिया है यार। ऑब्जेक्टिव और आईपीस 2 होते हैं इसमें, तो LD/FOFE कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक याद रख लेना, LD/FOFE अगर आएगा तो, वैसे तो बहुत कम चांस है। टेलीस्कोप में आता है सबसे ज्यादा, अगर आता भी है तो टेलीस्कोप का आता है पुराने सालों के एक्सपीरियंस पे, FOFE याद रखना, मैग्नीफाइंग पावर होती है FOFE। और ट्यूब लेंथ हो जाती है FO+FE, ट्यूब लेंथ हो जाती है FO+FE। तो तुम्हें ट्यूब लेंथ दे देंगे और पावर दे देंगे और FO और FE की वैल्यू पूछ लेंगे, तो FO+FE और FO/FE 2 याद रख लेना फॉर्मूले।